आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। थोड़ा फेमिलियर हो इस टॉपिक से? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो है। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बता सकते हो? हाँ सर, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट और इन आइसोलेटेड स्टेट। क्या बोला मैंने? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। माइंडसेट हुआ। रिक्वायर्ड हुई मतलब ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एंडोथर्मिक है, यानी लाइफ टाइम जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयनाइजेशन एनर्जी निकालना बताया था, किसमें आ गया था? माइनस किसमें चेंज हो गया था? प्लस में चेंज हुआ था ना? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोलोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज कौन करता है, मेटल या नॉन मेटल? सर मेटल, मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है तो मेटल जल्दी रिलीज करता है। यस, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो केस किसका है? मेटल्स का। मेटल के केस में हम आयनाइजेशन एनर्जी का कंप्लीटली यूज समझ सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज होगा कम एनर्जी लेके तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा शो करेगा और रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा है। अगर किसी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है मतलब उसको कम एनर्जी की जरूरत है। अगर कम एनर्जी की जरूरत है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा। क्या चीजें दिमाग के पल्ले पड़ी? हाँ सर, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा। तो चलो अब थोड़ा बुकिश नॉलेज देखते हैं क्या क्या है हमारी थ्योरी में। हाँ सर, चलिए आइए। चलो, क्या लिखा हुआ है सर, थोड़ा बताओ। बिल्कुल वही लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन is given by its ionization energy. It is also called ionization potential और ionization enthalpy. Am I right sir? हाँ, जैसे सपोज करो कोई मेटल है M, क्लियर, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लियर, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ओनली वन आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई मेटल दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, सपोज करो ये बनाया M2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कितनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी? टोटल आयनाइजेशन एनर्जी होगी IE1 प्लस IE2। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12, 282। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे। यस, एक बार में दोनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, एक एक करके लूज करते हैं। जैसे पहले क्या होगा? मैग्नीशियम पहले कन्वर्ट होगा क्या? मैग्नीशियम प्लस में, और क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसकी एनर्जी को बोलेंगे IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। गुड। अब Mg प्लस क्या करेगा? फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? Mg2 प्लस, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब क्या हो जाएगा? IE2। अब नेट इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया फाइनली? Mg गिव्स व्हाट? Mg2 प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? दो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, यानी जो नेट आयनाइजेशन एनर्जी हुई वो किसके इक्वल हुई? सर IE1 प्लस IE2। तो एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अगर आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। आ गया समझ में? हाँ सर। और जनरली मेटल या कोई भी एटम हमेशा लूज क्या करते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इजीली लूज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है तो लूजिंग इजी हो जाती है। लेकिन अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहें, जैसे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अब ये 28 बन गया, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ, तो और एक अगर इलेक्ट्रॉन मैं निकालना चाहूं तो मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसीलिए जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना अब इतना आसान नहीं रहा, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या चीजें हम समझ पा रहे हैं? हाँ सर, समझ हम पा रहे हैं। डन सर, डन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक और चीज समझो, जैसे मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम प्लस बनाया, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, अब फिर मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम 2 प्लस बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, IE1 IE2 सो ऑन। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, यानी न्यूक्लियस का पावर, इलेक्ट्रॉन तो लूज हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो नहीं जा रहा है, यानी पॉजिटिव पावर डोमिनेट कर रहा है, तभी तो इसमें प्लस आया।
तो अब और एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, जितना न्यूक्लियस के क्लोज जाओगे आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यस, तो हमेशा याद रखना, अगर मोर देन वन आयनाइजेशन एनर्जी हो तो I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। तो जैसे जैसे हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, मींस हम न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर, चार्ज का पावर बढ़ रहा है, चार्ज का पावर अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, सो ऑन। क्या चीजें समझ में आई? तो क्या हम रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर, रिपीट कीजिए। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है सर? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इज इट क्लियर टू यू? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड और सो ऑन। क्लियर? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम, उससे थोड़ा ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 2, उससे थोड़ा ज्यादा जो है आयनाइजेशन एनर्जी 3 और सो ऑन। क्यों होता है बता दिया? हाँ सर। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा, तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। डन सर। अब बात आती है कि ठीक है सर, हम समझ गए, तो आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है सर? अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? थोड़ा हमें बताएंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल बताएंगे। चलिए, अब आप समझो, अगर मैं अलोंग द पीरियड गया तो अगर बहुत कुछ नहीं पता तो सिंपल मेटल और नॉन मेटलिक नेचर। आपको पता है लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं? नॉन मेटल, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेटल के अंदर लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और नॉन मेटल तो लूज नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अलोंग द पीरियड जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। दैट्स व्हाई अलोंग द पीरियड जनरली बोल रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या बोला मैंने? अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। अगर कुछ नहीं पता तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर लिख के आप सारी प्रॉपर्टी बता सकते हो। कहां कहां एक्सेप्शन है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? अब फिर से डाउन द ग्रुप, आपको पता है मेटेलिक नेचर क्या होता है? इंक्रीज, और मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी तो पहले से ही ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम एनर्जी लगेगी। तो क्या बोला? जनरल ट्रेंड क्या बोलता है? अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है, विथ फ्यू एक्सेप्शन। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर, चीजें समझ में आ गई। अब आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, आप तो ये बोल दिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ऐसा चलेगा। एग्जाम में तो मुझे बताना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा ना कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। डन सर, गुड। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। आप बता सकते हो? हाँ सर, पहला फैक्टर तो आपने बोला मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर, ऐसा मत लिख के आना एक एक करके। पहला फैक्टर होगा साइज। पहला वेक्टर क्या होगा? साइज होगा। समझ में आया? सर कैसे? याद करो, एटॉमिक साइज मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आपको पता है मेटल का साइज बड़ा होता है, नॉन मेटल का साइज छोटा। यानी जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। क्लियर टू यू? यस सर। और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको पता है साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। फिर से अलोंग द अगर हम पीरियड जाते हैं तो साइज डिक्रीज, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज। क्या याद है? यस। अब आयनाइजेशन एनर्जी से लिंक करो। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज। इसका मतलब क्या सर? कि अगर साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। डन सर, डन सर, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, एम आई राइट? तीसरा फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज आपको अभी बताया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। क्यों?
क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो भैया वो न्यूक्लियस जो है, जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ रखेगा, नहीं जाने दूंगा मैं। अगर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी होगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, न्यूक्लियर चार्ज। आया समझ में? क्या बोला मैंने? आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मैं अलोंग द पीरियड जाता हूं, अलोंग द पीरियड जाता हूं, जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, मींस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा। तो सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे ढूंढते हैं, याद आया? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर माइनस, 6 नहीं है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम कहां से ढूंढते हैं, स्लेटर रूल से ढूंढते हैं। क्या बोला मैंने? स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कहां से ढूंढते हैं, स्लेटर रूल से ढूंढते हैं। आया समझ में? पहला क्या बोला मैंने, साइज, दूसरा क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा क्या है, ये जो है जिसको मैं सेकंड नंबर पे लिखा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको पता है जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती है। यानी थर्ड जो फैक्टर जो मैं अभी बताने वाला हूं वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी क्या बोलोगे, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं पढ़ा चुका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, स्लेटर रूल से, ये मैं बता चुका हूं। यस, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। 3 फैक्टर हो गए। फोर्थ फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, पीपी। सर पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल टू अप्रोच टुवर्ड्स न्यूक्लियस। मतलब अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो सबसे क्लोज कौन रहेगा, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो पेनिट्रेशन पावर किसका होगा, एस, पी, डी और एफ। यानी न्यूक्लियस से जितने क्लोज रहोगे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। समझ में आया? लास्ट, ionization energy is directly proportional to the stability of half filled and full filled subcell। अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होगा तो सिमेट्री के चलते वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किस किस फैक्टर पे काम करती है, सर 5 फैक्टर। पहला साइज, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब दूसरा न्यूक्लियर चार्ज मैंने बोला था, बस अरेंज कर रहा हूं। पहला साइज, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तीसरा न्यूक्लियर चार्ज, चौथा सर पेनिट्रेशन पावर, पांचवा हो जाएगा क्या, स्टेबिलिटी, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल। इज इट क्लियर? ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सर इसको याद कैसे रखें, तो याद रखना एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये हुआ PEN, कलम जानते हो? यस, ये पेन को याद रखना। P for penetration power, ionization energy is directly proportional to penetration power. E for electronic configuration, ionization energy is directly proportional to electronic configuration, means half filled and full filled. Then N for nuclear charge, ionization energy is directly proportional to nuclear charge। क्या समझ में आया? अब S लगा दो, पेंस। अब ये SS का मतलब पेंस, SS का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या मैंने अभी इसी चीज को बताया था? हाँ सर बताया था। तो पेंस याद रखना, PEN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, SS क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चीजें आ गई समझ में? नहीं सर पूरा नहीं आया, आप बहुत हड़बड़ी में बता चुके हो, ऐसे इतना जल्दी बताओगे तो हमें कैसे समझ में आएगा सर, ये चीजें हमें समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। मैं बोलूंगा आराम से, हड़बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल फिर से बताएंगे। अब लाइन बाय लाइन थ्योरी के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए, पहला क्या आया, आराम से पढ़ो। एटॉमिक साइज, क्या लिखा है, व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस आईपी वैल्यू डिक्रीजेस बिकॉज द अट्रैक्शन
ऑफ न्यूक्लियस ओवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। साइज अगर इंक्रीज किया तो आपको पता है न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोज होगा तो न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इसलिए ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। दूसरा क्या, न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है चार्ज अगर बढ़ता है तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो और बढ़ जाता है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आया समझ में? हाँ सर। और आपको फिर बताया था जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे ढूंढते हैं, स्लेटर रूल से। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना मैं बता चुका हूं एटॉमिक साइज के केस में। हाँ सर, समझ में आया? यस सर। चलिए इलाबोरेट हो रहा है, तीसरा आ जाइए। तीसरा क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी बताया व्हेन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस आईपी वैल्यू व्हाट डिक्रीजेस बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ओवर बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी आईपी वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। रीजन लिखा है। चौथा पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल टू अप्रोच नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नियर कौन होता है, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ हो जाता है। तो अगर एस में इलेक्ट्रॉन है और पी में इलेक्ट्रॉन है, कंपेयर करना पड़े तो एस में जो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के क्लोज हो गए तो न्यूक्लियस के अगर क्लोज होगा कोई इलेक्ट्रॉन तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होता। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू penetration power. Is it clear? तो when penetration effect increases, IP value increases because attraction of nucleus over the electron what increases. जस्ट बताया। क्या हमें थ्योरी पूरा रिटर्न में समझ में आई? हाँ सर, बिल्कुल रिटर्न में समझ में आई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। सर आगे बढ़े? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट आता है, एक मिनट, आइए नेक्स्ट क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बोला हाफ फील्ड और फुल फील्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब कैसे समझो, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 और 2p3। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, ये p3। अब मैं p3 की अगर बात करूं तो क्या ये हाफ फील्ड है? देखो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। यस, हाफ फील्ड का केस एस के केस में नहीं लेते, क्योंकि एस में अगर इलेक्ट्रॉन है एंटर, मतलब आउटर मोस्ट में एस है, तो पहले से ही वो रिएक्टिव है क्योंकि वो मेटल होते हैं ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। चलिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं नियरेस्ट बाय, तो अब देखो 1s2 2s2 2p4। तो अब मुझे बताओ 2p4 क्या सिमेट्रिकल है क्या? देखो तो 1 2 3 एंड 4, नहीं सर ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये हाफ फील्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है वो पार्शियली फील्ड से। तो अब बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? अब एक और ये देख लिया, ये समझ में आ गया। एक और करेक्शन, बेरिलियम और बोरोन। अब आपको पता है बेरिलियम का क्या होता है, 4 1s2 2s2। अब बोरोन का क्या होता है, 5 1s2 2s2 2p1। अब बताओ एस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या पी से? क्योंकि एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, इसलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या होती है? ज्यादा होती है। आई होप आप चीजों को लिंक कर पा रहे होंगे। क्लियर? एक और चीज थोड़ा बता दो सर, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं समझाता हूं। जैसे अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, K+ Ar और Cl-। अब मुझे बताओ इनका आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? क्या बोला मैंने? K+ Ar और Cl-, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। अब आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में साइज का ऑर्डर क्या होता है? पहला आता है नेगेटिव, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद क्या? पॉजिटिव। तो साइज किसका ज्यादा? क्लोरीन का ज्यादा। तो और आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्लोरीन Cl- का आयनाइजेशन एनर्जी कम, उसके बाद आर्गन और सबसे ज्यादा किसका? K+ का। तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे अलर्ट हो जाना, देख लेना, तो जो जो चीजें मैंने बताई है वो कहीं ना कहीं उसके साथ क्या है? लिंक है। डन सर? डन सर? हाँ सर। चलिए अब इस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चीजों को समझते हैं और अच्छे से, हड़बड़ाना नहीं है, समझना है।
जैसे सपोज करो मैंने बोला कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन को तुम अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जनरल ट्रेंड क्या बोला मैंने, अगर मैं अलोंग द पीरियड जाता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, 5 फैक्टर है, कोई भी लगा दो। तो मैं बिल्कुल सर नॉर्मल ट्रेंड से जाके मैं उसको यूज करने वाला हूं। लिथियम, देन आफ्टर बेरिलियम, then after boron, then after carbon, नाइट्रोजन, then ऑक्सीजन, then फ्लोरीन, then नियन। अगर मैं ये लिख के आ जाऊं तो मैं हो जाऊंगा गलत, क्योंकि मैंने जो कंप्लीट फैक्टर है वो सबको यूज नहीं किया। सर कहां कहां यूज नहीं किया, याद रखना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। यहां कौन सा कंसेप्ट आएगा, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। कहां नहीं किया, बेरिलियम और बोरोन के केस में। यहां क्या आ गया, पेनिट्रेशन पावर का कंसेप्ट आ गया। कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हो, जो बेटर कंसेप्ट है मैं वहां समझाया। तो इन दोनों जगह में आपको मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या होगा सर, लिथियम, उसके बाद कौन होगा, बोरोन, उसके बाद होगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्या होगा, नियन। ये याद रखना, ये अब कंप्लीट आपका ट्रेंड है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन मैं निकालना चाहता हूं। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर, हाँ सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, डन। इसी तरह से अगर मैं सोडियम, इसके बाद ये तो सेकेंड पीरियड के, थर्ड पीरियड की बात करूं तो यही होगा। कहां करेक्शन है, बेरिलियम और बोरोन पे, तो वहां कहां करेक्शन होगा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पे। यहां कहां करेक्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे, तो वहां कहां करेक्शन होगा, सल्फर और फास्फोरस पे। बिल्कुल वही ट्रेंड। तो बस क्या लिखोगे सर, सोडियम, सोडियम के बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस नहीं आएगा क्योंकि देखो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्या आएगा, क्लोरीन, और उसके बाद क्या आएगा, आर्गन। मजे से नंबर मिलेंगे। और ये सब क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। क्या चीजें समझ में आई, यस। आयनाइजेशन एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं सर, टेंस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। एस टेंस means inversely proportional to size, inversely proportional to screening effect. Effective nuclear charge कैसे ढूंढते हैं सर, by using Slater rule, Z minus screening constant, screening constant Slater rule से हम लोग ढूंढते हैं। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। अब रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे चलेंगे। अगर मैं ऐसा लिखूं, लिथियम, सोडियम, उसके बाद मैं लिख दूं पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और सीजियम, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो आपको पता है न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, कम। तो ऑर्डर क्या होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का, देन सीजियम का। और इसको इस ऑर्डर में भी कर सकते हो, सीजियम का सबसे कम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और उसके बाद क्या हो गया, लिथियम। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो, क्लियर। अब क्या सर यही ट्रेंड हर जगह लगेगा, मैं बोलूंगा मैक्सिमम केस में यही ट्रेंड नहीं लगेगा। तो सर कहां नहीं लगेगा, कोई ऐसा एक्सेप्शन वगैरह है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए हमने पढ़ना ही छोड़ दिया केमिस्ट्री को। तो बच्चों मैंने हमेशा बोला है एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन होता है। आपने उसको डीपली पढ़ा है या नहीं, डीपली पढ़ते तो कहीं पे भी आपको एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। जैसे अगर मैं अरेंज करूं बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम को, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है भैया, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, एम आई राइट, गुड। और अगर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ आता हूं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 और गैलियम का तुरंत हो जाता है 31। क्या बोला मैंने, गैलियम का क्या हो जाता है, 31 हो जाता है। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल्युमिनियम से जब मैं गैलियम की तरफ बढ़ता हूं तो उस ड्यूरिंग डी ब्लॉक एलिमेंट अपना घर बना लेते हैं, यानी 21 से 30 तक आ जाता है। क्लियर टू यू, यानी इस डी ब्लॉक एलिमेंट के बैरियर को, आग का दरिया को पार करके गैलियम आता है। जस्ट आपका जिंक खत्म होता है और जिंक के बाद क्या आ जाता है, गैलियम आता है। और आपको पता है जब डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट है, यानी गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 4s2, ठीक है, 3d10
एंड 4p1 है। लेकिन अगर एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूं तो वो हो जाता है आपका क्या, 3s2 3p1। तो इस जगह पे कहीं पर भी डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं गैलियम की तरफ बढ़ा तो डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, डी का जो शेल्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है। हाँ सर, जब पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होता है, आपने पढ़ाया था, तो साइज किसका कम हो जाएगा, गैलियम का। अब पुअर शेल्डिंग होगा तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू पावर बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज का पावर बढ़ेगा तो भाई साइज क्या होगा, कंट्रास्ट होगा। ये एटॉमिक साइज में भी पढ़ाया था। हाँ सर, तो यानी गैलियम का साइज जो है वो एल्युमिनियम से कम है, तो साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, अगर ये लिख के आए तो गलत होगा। एक्चुअली में होता ऐसे है, एल्युमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट नियर बाय होता है। अगर ये ऑप्शन दे तो बेस्ट है, अदरवाइज ऐसे लिखोगे, बोरोन, उसके बाद गैलियम और उसके बाद एल्युमिनियम। यानी गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से थोड़ा लिटिल बिट ज्यादा होता है ड्यू टू पुअर शेल्डिंग ऑफ डी सबसेल। और इसी को बोला जाता है, याद करो मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। कौन सा कंट्रैक्शन बोलते हैं, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन बोलते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही है, यस। सिमिलरली किस केस में होता है, और एक कंट्रैक्शन पढ़ो, नेम लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। सिमिलरली लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के केस में भी यही हाल होता है, क्योंकि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होने की वजह से 4f सीरीज जो है उनके साइज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो उनके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ सर, समझ में आ रहा है चीजें? हाँ सर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लिस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? आपको पता है सीजियम डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? आपको पता है ये सारे क्या हैं, आपके इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान नहीं है। तो इनर्ट गैस में किसकी ज्यादा, हीलियम की ज्यादा, क्योंकि अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करते थे, हीलियम की ज्यादा। उसके बाद कौन आएगा, नियन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। डन सर, बहुत अच्छी बात है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आई ऑर्डर? करेक्ट आई ऑर्डर बताओ जल्दी से। सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अभी जस्ट बताया। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। Which of the following element has highest I? अब ये बहुत समझने की बात है। हाईएस्ट आई, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्या, कौन चला जाएगा, Mg+2+, मोर द पॉजिटिव चार्ज लेसर द साइज, यानी न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे हैं, और न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। अभी बताया था ना, अरे भाई साहब, Na+, Mg2+, ठीक है, और F-, ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब साइज किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। उसके बाद आएगा सोडियम, उसके बाद आएगा क्या, Mg2+, बिकॉज मोर द पॉजिटिव चार्ज लेस द साइज इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आंसर क्या होगा, Mg2+। आया समझ में? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए, आई ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन। अगर आपसे कुछ मेंशन नहीं है तो समझ जाना ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो बताओ सबसे कम किसका होगा इसमें, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियन। यानी नियन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छे से देखो, कहीं मैं ऑप्शन देखे मेरी दिमाग की बत्ती तो ऐसे नहीं होगी। नाइट्रोजन, नियन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन करेक्ट है। ये किसकी मैं बात किया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात किया, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हो। अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। तो भैया दूसरा भी इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही सकता है ना, करेगा। तो याद रखना, अगर मैं फर्स्ट आई की बात करूं तो फर्स्ट आई नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, लेकिन अगर सेकंड आई की बात करूं मैं आयनाइजेशन एनर्जी का, तब नाइट्रोजन का ज्यादा नहीं, तब ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। सर ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूं। नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। बहुत अच्छी बात है। अगर ऑक्सीजन का बात करूं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। अब अगर p3 की बात करूं तो इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है। बहुत अच्छा। और p4 में पार्शियली फिल्ड है, 1 2 3 एंड 4।
एम आई राइट सर? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब जब इसने पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब ये P3 किस में बदल के आ गया? P2 में। अरे इसने पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुई ना। गॉट इट, वेरी गुड। और इसने जब अपना पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब ये बदल के क्या आ जाएगा? 2p3। अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो अब ऑक्सीजन बन गया 2p3 और नाइट्रोजन बन गया 2p2। अब बताओ कौन स्टेबल ज्यादा हुआ? सर 2p3। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। ऐसा और भी जो एक्सेप्शन के केस में जैसे सल्फर और फास्फोरस, हर जगह ये वैलिड होगा। क्या चीजें समझ में आई? यस। तो जब कुछ ना मेंशन हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मान के आप उसको अरेंज कर देना। क्लियर सर? क्या आयनाइजेशन एनर्जी हमें समझ में आए? क्या क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करता है वो समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में हमें आ गया। आगे बढ़े। यस, वही बताया पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाई? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। आया समझ में? नेक्स्ट, इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज as we move from top to bottom because the atomic size increase due to the addition of extra cell। सिंपल है। लिथियम को क्या लिखते हैं? 2,1। सोडियम को क्या लिखते हैं? 2,8,1। यानी जैसे जैसे नीचे आते हैं एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल होते लगता है, यानी साइज अपने आप बढ़ने लगता है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या याद रखना है? पेंस, PENSS, पेंस। बहुत अच्छी बात है सर। आगे बढ़े। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? आपको पता है मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? लोएस्ट। तो क्या होगा भैया? आंसर हो जाएगा अल्कली मेटल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आंसर क्या होगा? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नाइट्रोजन। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? एडिशनल। एडिशनल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर क्या एडिशनल है बताओ? लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी, जो बताया उसी को फाइनली मैं टेबुलेट कर रहा हूं। लेसर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मोर इज द रिएक्टिविटी। लेसर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मोर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक नेचर। बता ही दिया। अब ये थोड़ा याद रखना। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हेल्प्स टू फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन two consecutive value of ionization energy, then make a barrier in that place and count the remaining ionization energy, we will get the number of valence electron। सर क्या बोला मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो कोई मेटल है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। I1 की वैल्यू सपोज करो दी हुई है 30 किलो जूल पर मोल। क्लियर? I2 की वैल्यू सपोज दी हुई है लाइक 40 किलो जूल पर मोल। मैंने एकदम बिल्कुल क्लोज ले रहा हूं, ठीक है। IE3 की वैल्यू सपोज करो दी हुई है 60 किलो जूल पर मोल। क्लियर? और I4 की सपोज करो वैल्यू दी हुई है करीब करीब मान लो 200 किलो जूल पर मोल, ऐसा दिया हुआ, या 300 किलो जूल पर मोल। तो अब अगर मैं I1, I2 और I3 देख रहा हूं तो इसकी वैल्यू वेरी क्लोज है। लेकिन जैसे I3 से I4 की तरफ बढ़ा, 60 से सीधा 200 हो गया। यानी हम लोग कहां एंटर करने वाले हैं? कहां एंटर कर रहे हैं? इनर सेल की तरफ। और इनर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता। यानी ये तीनों जो हैं नियर बाय क्लोज हैं, यानी उस मेटल के पास ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पे भी वैल्यू ज्यादा दिखे वहां पे बैरियर लगा दो ऐसे करके, और उस बैरियर के आगे काउंट कर लो कितने आयनाइजेशन एनर्जी है? 3। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर। क्या एक्सेप्शन समझ में आया? हाँ। यहां पे मैं ट्रांजिशन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस नहीं करूंगा, वो DN/F ब्लॉक एलिमेंट में मैं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मुझे और ऐड ऑन करना है। डन सर? बाकी सारी चीजें समझ में आई? एक्सेप्शनल बिहेवियर समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल हमें एक्सेप्शनल बिहेवियर समझ में आ गया है। क्लियर? यस सर।